स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज मिश्रा स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अंतःमिश्रित ग्रंथि के बारे में, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। और यहाँ पे हम जानेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, इसमें कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, मतलब सारी चीजें हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि क्या है। देखिए, मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य के शरीर में उदर होता है। उदर मीन्स होता है पेट, ठीक है। पेट के उदर गुहा में ये हमारा, देखिए ये उदर है, उदर मतलब पेट, ठीक है। ये पेट के गुहा, ये गुहा मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा गुफा टाइप, कहने का मतलब खोखला हिस्सा है यहाँ पर। तो यहीं पर ये अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। मनुष्य का जो उदर होता है, जो पेट होता है, उदर गुहा में अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। और इस अग्नाशय ग्रंथि का जो आकार होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। मतलब ये जो अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है ये 15 से 20 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है। और इसका जो कलर होता है ये गुलाबी कलर की होती है। कहने का मतलब जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो कैसी होती है, वो गुलाबी कलर की होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। अब जो है 90% भाग पाचक रसों का स्राव करने वाली कोशिकाओं से बना होता है। ये जो ये अग्नाशय ग्रंथि है, इसका अधिकांश हिस्सा लगभग 98% जो होता है वो पाचक रसों मतलब एंजाइम्स का स्राव करने वाली कोशिकाओं के पिंडों से बना होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है इसका लगभग 98% हिस्सा जो होता है वो पाचक रस स्राव करने वाली, मतलब एंजाइम का स्राव करने वाली कोशिकाओं के पिंडों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये इन्हीं के बीच में कुछ बहुत सारी सूक्ष्म अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या कहा जाता है इनको? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। लैंगरहैंस की दीपिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1869 में पॉल लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है, ठीक है। अब एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि होती क्या है। मनुष्य का शरीर होता है और उस शरीर में उदर होता है, उदर मतलब पेट होता है। उसी उदर गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर लगभग होती है। ये गुलाबी रंग की होती है। और ये ग्रंथि बनी कैसी होती है, तो ये पाचक रस को स्रावित करने वाली कोशिकाओं के पिंडों से बनी होती है। इनमें जो है बहुत सारी सूक्ष्म अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये देखिए, अंतःस्रावी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन अंतःस्रावी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती? 3 होती हैं। जो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा कोशिकाएं, कौन सी? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं एंड डेल्टा या गामा कोशिकाएं। अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इसमें कितनी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तो अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा या गामा कोशिकाएं, ठीक है। 3 प्रकार की कोशिकाएं हो गई। और ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो है वो हार्मोन से स्रावित करती हैं, जो कि हम देखेंगे कि इन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? तो अल्फा कोशिकाएं जो हैं ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? अल्फा कोशिका जो होती हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। कौन सी? ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। अब इस ग्लूकागॉन हार्मोन का कार्य क्या होता है? जब खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। हम जानते हैं कि जैसे हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं तो वो भोज्य पदार्थ पचने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और खून में जाकर मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब शरीर में
जैसे हम अभी कुछ खाए पिए नहीं 2-3-4 घंटे से, तो हमारे शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगेगी, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। तो उस समय पर जब खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करने लगती हैं। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन्स करती क्या हैं, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि जब हम भोज्य पदार्थ खाते पीते हैं तो उसमें से जितना शरीर को आवश्यकता होता है उतना ग्लूकोज जो है वो खून में चला जाता है। बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रख दिया जाता है, ताकि जब खून में ग्लूकोज की मात्रा कम हो तो इस ग्लाइकोजन को जो है पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके खून में भेजा जाए और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था और ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित था, लीवर में संचित था, उस ग्लाइकोजन को पुनः जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स करता है। ठीक है, कहने का मतलब लीवर में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम ग्लूकागॉन हार्मोन्स का होता है। तो जब ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है तो पुनः ये खून में मिल जाता है, जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स करता है, जो कि अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। आपको समझ में आया? कहने का मतलब जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, अग्नाशय ग्रंथि की जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, वो जो है जब खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती हैं तो लीवर में संचित ग्लाइकोजन को पुनः जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करके खून में मिला देती हैं, जिससे कि खून में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बराबर बनी रहती है। तो इस तरह का ये काम जो होता है वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स करता है। तो अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन्स का काम होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके खून में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखना। इतना काम जो है वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स का होता है। अब देखते हैं बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं तो हो गया, अब अग्नाशय ग्रंथि में बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीटा कोशिकाएं यहाँ पे लिखा हुआ है, बीटा सेल्स भी इसको कहते हैं, मतलब बीटा कोशिकाएं। अब बीटा कोशिकाएं जो होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इंसुलिन हार्मोन, अब इंसुलिन हार्मोन आप लगभग सभी को पता हो गया इंसुलिन हार्मोन्स क्यों होता है। देखिए आजकल डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी बहुत तेजी से लोगों में फैल रही है। तो जब मधुमेह की बीमारी हो जाती है, मधुमेह की बीमारी उसको कहा जाता है जब खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। तो उस बढ़े हुए शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो ज्यादातर लोग इंसुलिन से परिचित होंगे। तो वो जो इंसुलिन हार्मोन्स जो नेचुरली स्वाभाविक रूप से हमारे बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो बीटा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, देखिए ये ग्लूकोज को जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, खून में उपलब्ध एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संचित कर देता है, मतलब लीवर में इसको स्टोर कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। देखिए जब हम भोज्य पदार्थ खाते पीते हैं, ठीक है, तो उस समय होता क्या है, जैसे कभी हम लोग मिठाई खा लिए, फल फ्रूट खा लिए, तो शुगर की मात्रा शरीर में ज्यादा चली जाती है, और वो जब खून में गई तो वो करता क्या है, जो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती हैं, तो जो एक्स्ट्रा शुगर हमारे खून में पहुंच गया है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारे शरीर में पहुंच गया है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये इंसुलिन हार्मोन्स ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है तो ये जाके लीवर में संचित हो जाता है। ठीक है, तो जो इंसुलिन हार्मोन्स है इसका मेन काम क्या है, खून में बढ़े हुए एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देना, ताकि बाद में फिर जब ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी
तब इसका ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है इसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। जब इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होने लगता है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति की बीटा सेल्स जो है, जब किसी व्यक्ति के अग्नाशय ग्रंथि बीटा सेल्स, अग्नाशय ग्रंथि में जो बीटा सेल्स होती हैं वो कम मात्रा में इंसुलिन बनाने लगती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब इंसुलिन हार्मोन्स कम मात्रा में स्रावित होगा तब स्वाभाविक रूप से खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इस स्थिति को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, मतलब खून में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। ठीक है, अब मधुमेह की स्थिति कब उत्पन्न होती है? मतलब जब खून में बहुत अधिक शुगर, कितना शुगर? 300 से 500 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर। जब खून में शुगर की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर हो जाती है तब उस समय डायबिटीज हो जाती है उस व्यक्ति को, और जो बढ़ा हुआ शुगर होता है वो मूत्र के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगता है, तो वो कहलाती है मधुमेह की स्थिति, मतलब डायबिटीज की स्थिति। ठीक है, तो इसका मतलब किसी व्यक्ति को डायबिटीज कब होता है? जब उसकी अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाएं कम मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं या इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती ही नहीं है, तो उस समय जो है खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी को डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कितनी बढ़ जाती है, 300 से 500 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर के हिसाब से जब शुगर खून में बढ़ जाता है तो उस समय डायबिटीज की स्थिति आ जाती है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी यहाँ पे हार्मोन्स लिखे हुए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि सभी जरूरी हैं कि अग्नाशय ग्रंथि इनको स्रावित करे। ठीक है, अब मैं कुछ दवाइयाँ बता देता हूँ आपको कि डायबिटीज हो जाए तो क्या करें। देखिए, जामुन जो होता है, जामुन डायबिटीज को कम करने में बहुत कारगर होता है। ठीक है, तो जामुन का आप चाहें तो वो सिरका बना के इसको यूज कर सकते हैं, या जामुन रहे टाइम पे तो उसको खा सकते हैं। और उसके बाद 3 चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी अगर शुगर खत्म करना चाहते हैं तो। डिब्बा बंद भोजन नहीं खाना होगा। जो मार्केट में जो डिब्बा में आता है फूड पैकेट, कोई भी चीज़ हो उसको नहीं खाना है। मैदा नहीं खाना होगा और चावल नहीं खाना होगा आपको। और खाना क्या होगा, जैसे हरी साग सब्जियां खाना होगा। और दूसरी चीज़, जो मोटे अनाज होते हैं जैसे जौ, बाजरा, ज्वार, इनको खाएंगे तो मुझे लगता है कि बीटा कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करने लगेंगी। तो ये हो गया हमारा बीटा सेल्स द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब जो अग्नाशय ग्रंथि की जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं या गामा कोशिकाएं होती हैं वो जो है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं या गामा कोशिकाएं होती हैं वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। और इस हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? इस हार्मोन का कार्य है कि ग्लूकागॉन एवं इंसुलिन के स्राव को रोकने का कार्य होता है। कहने का मतलब ये डेल्टा या गामा कोशिकाएं जो होती हैं ये जो हार्मोन स्रावित करती है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन करता क्या है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स को स्रावित होने से रोकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो है पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण की क्रिया को कम कर देता है। ये पाचन क्रिया को कम कर देगा। अवशोषण मतलब जो खाए पिए रहेंगे उसको शरीर कोशिकाओं में अवशोषित करने से कम कर देगा। स्वांगीकरण की क्रिया को कम कर देता है, उसकी गति को कम कर देता है, जिससे कि यदि हम सुबह खा लेंगे तो हमारा ऐसा लगेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमको शाम तक कहीं भूख लगेगी। तो ये कार्य जो होता है ये डेल्टा या गामा कोशिकाओं द्वारा स्रावित
सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स को आप लोग समझ गए। ग्लूकेगॉन क्या है, अल्फा कोशिकाएं क्या होती हैं, बीटा कोशिकाएं क्या हैं, डेल्टा या गामा कोशिकाएं क्या हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता हो गई होंगी कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित ये हार्मोन्स मतलब सेल्स होते हैं, ये हार्मोन स्रावित करते हैं। तो इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शुगर क्यों होता है, डायबिटीज क्यों होती है, डायबिटीज को कैसे कम किया जा सकता है, और बहुत सारी चीजें इसमें आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली अपडेट के रूप में इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं आपको मिल सकें और आप अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। वीडियो को पूरा देखा करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।